Good afternoon. Attend your roll call. Tanisha, 02 present, sir. Priya, 03 present, sir. Bhumika, 04 present, sir. Santosh, 05 present, sir. Aarti, 06 present, sir. Pankaj, Archana, 08 present, sir. Shyam Parekh, 10 present, sir. Sneha, Deepak, Anudaya, 18 present, Rakshita, 20 present, Muskan, 10 present, Rashi, 22 present, sir. Sanjana, Renuka, Kritika, 65 present, sir. Prachi Saini, Priya, 27 present, sir. Sakshi, 28 present, Priya, Moni, Vinay, 21 yes. Alak, Ashita, Sir. Ritesh, Janvi, 40 present, sir. Jatin, Twinkle, Niti, 44 present, sir. Yogita, Sapna, Mehak, 47 present, sir. Dipesh, 48 yes. Vishal, 50 present, sir. Disha, Komal, Yes, sir. 62. Sagar, Yes, sir. 53. Kajal, Nidhi, Krish, Yes, sir. 55. Manisha, Parul, Aman, Alicia, Disha, Tamanna, Anju, Mohsin, Aditi Suhag, Hemlata, Radhika, 69 present, sir. Nidhi, Preeti, Vijay, 72 present. Aman, Jatin Daya, प्रवेश, कोमल और कोई स्टूडेंट? बेटा कोई क्वेश्चन होता हो मेरे से पहले पूछें ताकि हम आगे का जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकें। अब तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है, जो जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, उसमें से कोई भी कहीं से कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट तो मेरे से पूछिए। पूछना है किसी को? बेटा हमारी जो यूनिट चली हुई है उस यूनिट का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उस पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपने ध्यान दिया होगा कि कल जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सीखा था एसिडिटी के बारे में। ये चाहे वो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक हमने देखा था, क्योंकि ग्रुप 18 के हमने बताया था कि कंपाउंड भी बहुत कम बनते हैं। नील बार्टलेट के द्वारा एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसके बाद ही पता चला था कि जिनोन भी कुछ कंपाउंड बना सकता है। मींस कुछ है ऐसे ग्रुप 18 एलिमेंट जो कंपाउंड बना सकते हैं, उनमें से जिनोन वो आपका एलिमेंट था। तो हमने ग्रुप नंबर 13 से 17 तक के कंपाउंड देखे जिन कंपाउंडों के अंदर कुछ ना कुछ एसिडिक नेचर होता है, तो उनके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन किया, आपने सीखा। और उसके बाद कुछ हमने ट्रेंड भी देखा। और मेन ध्यान रखने वाली बात आपके लिए ये थी कि जब हम हाइड्राइड की एसिडिटी के बारे में कल पढ़ रहे थे तो उसके दौरान आपने सीखा जाना कि लेफ्ट टू राइट जब भी हमारे पास कोई हाइड्राइड का क्वेश्चन आता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द बॉन्ड लेंथ फैक्टर, व्हाइल व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप और फिर आपके कोई हाइड्राइड का क्वेश्चन हो एसिडिटी के बारे में तो उस वक्त बॉन्ड लेंथ फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होती है और उसके बेसिस के ऊपर आप फिर एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। एसिडिटी के बिहेवियर के दौरान आपने डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों के बेसिस के ऊपर एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी तो आया था जिसमें आपने देखा था, जिसमें किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कहा ही नहीं था कि एसिड वो भी होता है जो OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऐसा एक कंपाउंड था जिसके बारे में ऐसा लिखा जाता था, जिसके बारे में हमने कहा था कि इट इज एसिडिक बिकॉज इट एक्सेप्ट द 1 OH नेगेटिव आयन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 2p ऑर्बिटल एंड द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी था। तो ऐसा वो कंपाउंड कौन था जिसका नाम क्या था बताएं? बोरिक एसिड इज द कंपाउंड। कंपाउंड कौन था? वो बोरिक एसिड था। H3BO3 कहते हैं या BOH का थ्राइस, ऐसा आपने कल देखा था। ठीक हो गया ना। कुछ फिर आपने लुईस साइंटिस्ट के बेसिस के ऊपर देखे थे, जैसे ऑक्साइड के बीच कंपैरिजन करना कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो आपने देखा था कि किस सेंट्रल एटम की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की, वो साइज के ऊपर डिपेंड थी कि जिसका साइज छोटा इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी ज्यादा, तो उसका एसिडिक नेचर हमने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया था। साथ के साथ आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार के ऊपर भी तो एसिडिटी को एक्सप्लेन किया था। आपने देखा था जिस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, इफ दैट पर्टिकुलर सेंट्रल एटम इज कॉमन, सेम है, जैसे फास्फोरस ही है P2O3 P2O5, ऐसा आपने देखा था, तो फिर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली थी। और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, मतलब जिसके ऊपर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, तो इट मींस उस न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की, तो उसके ज्यादा एसिडिक नेचर को क्या करता है? एक्सप्लेन। तो ऐसा कल आप देख पाए थे। लास्ट में फिर हमने ग्रुप नंबर 17 के अंदर HClO2, HClO, HClO3, HClO4 के बारे में एक्सप्लेन किया था, और फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया था रेनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर, और अपने साथ के साथ रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को भी वहां पे लगाया था। आपने देखा था कि H पॉजिटिव लॉस करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आया था, किस तरह से उसके डिस्पर्सल को हमने देखा था कि रेजोनेंस किस में ज्यादा चली और किस में कम, और हम एक्सप्लेन कर पाए थे कि HClO4 ज्यादा एसिडिक था एज कंपेयर टू द अदर वंस। तो ये था हमारा कल तक का काम, जो कल हमने आपको बताया था। अब उससे आगे आज हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एसिडिटी से, जो रिवर्स आपका टॉपिक होता है, वो आपका बेसिसिटी है। तो हमारी आज की जो हेडिंग है, जिसमें हम आपके पी ब्लॉक जो एलिमेंट आपकी जो यूनिट जो चली हुई है, उसी यूनिट के अंदर हमारा अगला टॉपिक हम लेंगे, बोलो किस चीज के बारे में? अबाउट द बेसिसिटी के बारे में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपके बेस होते कौन है? तो बेस के बारे में जैसे अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी राय दी कि आपके अरेनियस के अनुसार वो सब्सटेंस बेस जो OH नेगेटिव आयन को लॉस करके एक्वस सॉल्यूशन में जाके स्टेबल हो जाए। तो ऐसी चीजों की एक्सप्लेनेशन हम देते हैं जब हमारे पास हाइड्रोक्साइड हो। आपने देखा कि जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 1 के हो गए, ग्रुप 2 के हो गए, जिनको जब आप वाटर के अंदर डालते हैं, या उनके ऑक्साइड को आप ले लें, आपने पढ़ा भी था ना ग्रुप 2 के बारे में, जिन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते थे, जिनके बारे में कहा गया था कि ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड है, दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ड्यू टू दैट नेचर दे आर कॉल्ड अर्थ मेटल्स। लेकिन साथ के साथ एल्कलाइन क्यों? क्योंकि उनके जो ऑक्साइड है, जब उनको पानी में डालते थे तो जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और फिर वो OH नेगेटिव आयन को लूज कर देते हैं और अपना बेसिक नेचर एल्कलाइन नेचर वो एक्सप्लेन कर पाते थे। तो इसीलिए हम उनको कहते थे एल्कलाइन अर्थ मेटल। जबकि जो सोडियम ग्रुप 1 के जो आपके ऑक्साइड थे, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर नहीं मिलते, इसलिए उनके आगे अर्थ मेटल्स वर्ड यूज नहीं किया गया था, सिंपली हम उनको एल्कली मेटल्स कहते थे। सो दैट्स द डिफरेंस हियर कि एल्कली मेटल और द एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसा वर्ड उनके लिए पर्टिकुलर के लिए क्यों यूज किया गया था। और वो थे आपके एस ब्लॉक एलिमेंट, जिनके हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक। क्लियर हो गया था इतना? अब हम यहाँ पे फिर जब एक्सप्लेन करें बेसिक नेचर को, अपने पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ रहे हैं, तो फिर देखो थोड़ा सा आपके दिमाग में ये बात भी आई होगी ना, जब हम साइज के बारे में बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता था? आपको बताया गया था क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से पीरियड तो सेम रहता है ना। मान लीजिए हाइड्रोजन से हीलियम तक गए, फर्स्ट पीरियड। आप लिथियम एटॉमिक नंबर 3 से बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 से एकदम से पी ब्लॉक में जाते हैं, बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5, पीरियड तो सेकंड ही है ना, सेम पीरियड, मतलब सेम शेल रहती है, सेम वैलेंस शेल रहती है। तो वैलेंस शेल सेम रहती है, हर बार इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में डलता है, तो जिसकी वजह से आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो लगभग उतना रहता है। लेकिन क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाती थी, इसलिए साइज घट जाता था। तो मींस आपने देखा एस ब्लॉक एलिमेंट का साइज बड़ा होता है, पी ब्लॉक वालों का छोटा होता है। तो जब उनका साइज छोटा हो गया
तो फिर कैसे करें एक्सप्लेन, किस तरीके से करेंगे उन बातों को एक्सप्लेन? क्या इनके भी कोई हाइड्रोक्साइड बन सकते हैं? क्या इनके अंदर से भी OH नेगेटिव आयन लॉस हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर कैसे करें फिर हम एक्सप्लेन? फिर हम क्या देखेंगे, इनके अलग अलग कंपाउंड जो कल हम पढ़ रहे थे, जैसे आपने हेलाइड्स देखे, हाइड्राइड्स देखे, तो जो आपके हेलाइड हाइड्राइड्स में से फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपके ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक जब हम चलते हैं तो उसके दौरान वो कौन से हैं कंपाउंड, चाहे वो हेलाइड हो या हाइड्राइड हो, क्या कोई ऐसा है जिसके ऊपर आप देख पाए, क्या देख पाए कि लोन पेयर हो? क्योंकि लुईस साइंटिस्ट ने भी तो ये बात बताई थी कि कोई भी सब्सटेंस हो, कोई कंपाउंड हो ऐसा जिसमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर हो, लोन पेयर है तो फिर वो डोनेट कर भी पा रहा है या नहीं, फिर वो चीज भी देखी जाती है। क्या पता अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रख पाए, डोनेट ही ना कर पा रहा हो। अगर वो डोनेट ना कर पाए तो हम कह देंगे भाई इलेक्ट्रॉन पेयर तो है लेकिन दे नहीं पा रहा, बट इट मीन्स वो लेस बेसिक होगा। दूसरी बात और भी है जो हम यहाँ पे हम बताएंगे जब बेसिसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे अपने पी ब्लॉक के अंदर देखो, जब लोन पेयर तो मान लीजिए हैं, मिल गए अलग अलग एटम्स के ऊपर, फिर हमें देखा जाता है वहां पे हम अकेला ये नहीं कहते लोन पेयर है, हम वहां पे बात करेंगे उसके बाद किस चीज की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला बड़ा बेसिक सा है, आप जिस पे कहते हैं मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड एज द डेंसिटी, ऐसा ही कहते हैं ना। इट मींस जब भी आप देखेंगे उस सेंट्रल मेटल एटम को जिसके पास लोन पेयर है, कोई दूसरा भी है, तो दोनों का साइज देखा जाएगा। किसी का साइज छोटा होगा, किसी का साइज बड़ा होगा। लोन पेयर तो दोनों पे सेम है, लोन पेयर सेम का मतलब मास सेम है, तो मास सेम है, लेकिन वो लोन पेयर जिस एटम के ऊपर है उसका साइज तो सेम नहीं, उसका वॉल्यूम तो सेम नहीं। तो इट मींस मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू अलग आ जाएगी, तो मींस वो डेंसिटी आ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। मींस इलेक्ट्रॉन्स, द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बराबर इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन वो किस एरिया पे है, किस सरफेस एरिया पे है, छोटे से एरिया पे है, तो इट मींस वॉल्यूम कम है, मास वही है, मास बाय वॉल्यूम कम, तो बोलो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपको पानी पिलाना चाहता है, एक गिलास पानी है, तो आपको कैसे पिलाए? एक तो आपके पास आके पिलाए, बिल्कुल आराम से आपने पी लिया, एक वो थर्ड मंजिल के ऊपर जाके चढ़ जाए और उस गिलास के ऊपर से टप 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 पानी डाले, एक बूंद उधर जा रही है, एक उधर, आप उसको लेने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपने वो अच्छे से ग्रहण किया? पानी आपको नहीं मिल पाया। इट मींस वो जो देने वाला है ऊपर से जिसने पानी दिया, वो एक अच्छा बेस नहीं है। तो अच्छा बेस कौन? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा हो, जो इजीली डोनेट कर पाए, दूसरा भी उसको आराम से ले पाए, तो इट मींस वो अच्छा बेस है, तो उसका नेचर बेसिक फिर कहलाएगा। जो हमने वर्ड यूज किया यहाँ पे एल्कली और बेस, दो वर्ड हुए थे ना अभी अभी यूज, दोनों में एक फर्क है। फर्क क्या है? कोई भी सब्सटेंस अगर वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है और वो H नेगेटिव आयन को लॉस कर पा रहा है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर और फिर खुद को स्टेबलाइज कर पा रहा है, तो इट मींस फिर वो सब्सटेंस कहलाता है एल्कली। बेस भी है और एल्कली भी। एल्कली वर्ड ओनली फॉर दोज बेसिस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू लूज द OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशन एंड गेट स्टेबलाइज्ड, तभी हम एल्कली वर्ड यूज करते हैं। इट मींस हमने क्या देखा, जो एल्कली होता है वो बेस जरूर होता है, लेकिन सारे के सारे जो बेस होते हैं वो एल्कली नहीं होते, क्योंकि कुछ एक डेफिनेशन आपके लुईस साइंटिस्ट के अनुसार भी तो है कि मींस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की क्षमता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है या डोनेट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, बेस है, लेकिन एल्कली नहीं ना, क्योंकि एल्कली तो कौन? जो OH नेगेटिव आयन को लॉस करता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। तो अब ये बात ध्यान रखिए, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, तो आप एग्जांपल देके उस बात को जस्टिफाई करते हैं, तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऐसे करके आ जाता है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने ग्रुप नंबर यानी पी ब्लॉक के अपने उस ग्रुप के ऊपर जहां पे आप देख पाएंगे जिनके पास लोन पेयर भी तो होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा ना, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिखनी क्यों सिखाई थी? सबसे पहले पर्पस था उसका, क्या पर्पस था? कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिख के ये देख पाए कि किस एटम की वैलेंस शेल के अंदर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो वो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर होते हैं प्रेजेंट, कहते हैं आप उन्हें लोन पेयर। क्या कहते हैं आप उन्हें? लोन पेयर। इट मींस वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? मैंने ये भी आपको कल बताया था, आपको बताया था ना कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए लोन पेयर नहीं रहना चाहिए, वो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाने चाहिए। अनपेयर्ड होने के लिए बाहर वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं सेकंड पेयर्ड एलिमेंट के पास, क्योंकि सेकंड शेल के अंदर सिर्फ S और P होता है, वहां पे D तो होता नहीं।
आगे ना इतनी बात समझ में? तो इट मीन्स हमने क्या सीखा कि जो अभी बातें अभी हम करने जा रहे हैं, अभी हम जो बेसिसिटी के बारे में सीखेंगे, मेनली जो टर्म यहाँ पे यूज होगी हमारे पास, हम मेनली कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे कि लोन पेयर देखेंगे किसके पास होता है। ग्रुप 13 में देखेंगे तो कोई लोन पेयर होता नहीं। देखो कैसे, देखो फिर लिख देता हूँ जल्दी जल्दी आपके सामने। कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए मैंने लिख दी 1s2 2s2 2p1। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और अभी 2p के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन देखो जंप कर गया 2p के अंदर ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी गैप। आप ऐसी वर्डिंग यूज करेंगे, ड्यू टू द लेस एनर्जी गैप बिटवीन द 2s एंड द 2p, द 2s इलेक्ट्रॉन कैन बी जंप इनटू द नेक्स्ट एनर्जी सबशेल, दैट इज द 2p1 हियर। तो इसलिए चला गया, 3 बॉन्ड बना लिया, लॉन पेयर कोई है नहीं। उसके बाद जैसे ही आपने देखा नेक्स्ट एलिमेंट बोलो कौन आ गया, कार्बन। उसको भी देखते हैं तो आप देखते हैं 1s2 2s2 और हमने देखो 2p लिख दिया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी जब आप देखते हैं तो 2s2 हो गया, 2p के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक 2s इलेक्ट्रॉन उसी टाइप से जंप कर सकता है 2p के अंदर, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। लॉन पेयर अब भी नहीं है ना, नहीं है लॉन पेयर। तो लुईस साइंटिस्ट के अनुसार हम इसकी बेसिसिटी को, इसके कंपाउंड की बेसिसिटी को कैसे करेंगे एक्सप्लेन, नहीं कर पाएंगे। जैसे मीथेन बन जाए CH4, तो वो तो बेसिक नेचर उसका होता नहीं। अब नाइट्रोजन के ऊपर चले, अब नाइट्रोजन की बारी आई तो हमने देखा कि 1s2 2s2 2p3, 2p तो देखो जैसे होता नहीं। तो इसकी जो वैलेंस शेल, इसमें आपने क्या देखा कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब आगे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं जहां पे इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर्ड करवा पाए, आगे इसको जंप करवा पाए। मींस 2s कहां जा सकता, आगे कोई वैकेंट होता तो वो तो है नहीं। तो मींस वो सेकंड पीरियड में वो पहला एलिमेंट कौन जो आपने देखा जिसके पास आपको लोन पेयर दिखाई दी, वो कौन था, वो आपका नाइट्रोजन ही था। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है 3 बॉन्ड बनाने के बाद। हाँ, वो एक अलग बात कि नाइट्रोजन अपने इस लोन पेयर की हेल्प से ये एक डोनर बन सकता है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल हो सकता है, एक अच्छा लिगेंड है ये। लिगेंड कौन होते थे, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में कभी पढ़ा था, कौन थे वो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which have the tendency to form the coordinate bond with the central metal atom या metal ion, उसके साथ जो बॉन्ड बना लेता है, आप उसे क्या कहते थे, लिगेंड्स कहते थे। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो ये लिगेंड का काम भी करेगा इसका कंपाउंड, जैसे अमोनिया, आप उसे बेस भी कहेंगे, यहाँ पे लुईस बेस भी आप कह पाएंगे उसे। क्लियर हो गया ना। और कई बार ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं, किसको डोनेट कर दे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H को दे दे, तो वहां पे आप डेफिनेशन को बताते हैं कि कोई भी स्पीसी जिसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, किसको कर रहा है वो डोनेट, अगर वो डोनेट अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कर रहा है किसी H एटम को, कह देते हैं आप बेस उसे, अगर वो कर रहा है H को छोड़ के किसी और एटम को लाइक कार्बन, तो आप उसे न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो बेस का काम ही करे। मींस इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी तो है ही, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो उसकी कैपेसिटी होती है उसको उसका बेसिक नेचर कहा जाता है, उसको उसकी बेसिसिटी कहा जाता है। आपने देखा था बेसिक नेचर अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए उसकी, अच्छी होनी चाहिए। तो मींस आपने देखा नाइट्रोजन का कंपाउंड अगर हम पहले ले ले, अब हम चले जाते हैं सीधे ग्रुप नंबर 15 के ऊपर। पहला एलिमेंट बोलो कौन है, नाइट्रोजन, जैसे हमने यहाँ पे देखा नाइट्रोजन के पास देखो एक लोन पेयर है और ये 3 बॉन्ड भी बना सकता है। अगर हम इसके हाइड्राइड की बात करें, नाइट्रोजन का साइज देखो छोटा होता है ना। तो मींस छोटा हो बड़ा हो, पहली बात तो हमें यही बतानी है कि ग्रुप 15 के जितने भी हैं हाइड्राइड, अगर डाउन द ग्रुप जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनी, एंटीमनी, बिस्मथ, इस टाइप से अगर हम देखें, तो जो भी नेक्स्ट होगा एलिमेंट नाइट्रोजन के बाद, मान लीजिए फास्फोरस ही ले लें, फास्फोरस इसका साइज देखो थोड़ा सा बड़ा हो। इसके ऊपर भी हमने ये पीएचपी देखो ऐसे बना लिया, फॉस्फीन जिसे आप कहते हैं। मैंने इसका वर्ड का जिक्र किया था ना जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उसके दौरान आपने सुना होगा इसका नाम। जब हम एल्काइल हैलाइड की यूनिट ने आपको पढ़ाई थी मैंने, उसके दौरान आपने देखा कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ और एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस कर देता है। आप उसे फोस्जीन कहते थे, क्या कहते थे, वो जिसका फार्मूला क्या था, COCl2, फोस्जीन। COC कार्बन है, वो ऑक्सीजन है, CO का मतलब कोबाल्ट नहीं, C कार्बन है, ऑक्सीजन है, COCl2, जिसे फोस्जीन कहते थे। जो क्लोरोफॉर्म और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती थी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तब वो बनती थी। कई बार बताया था ना हमने, बोतल के अंदर पॉइजनस गैस ये बन जाती है। तो ये PH3 फोस्फीन है, पे बोलो कौन है ये फोस्फीन है। वो कौन था, फोस्जीन। तो इसका जिक्र मैंने उस दिन किया था उस क्लास में, और मैंने कहा था कि आपको कलेक्टिवली ये चीजें याद रहनी चाहिए। तो ये दोबारा से आ गया, देखो फोस्फीन है यहाँ पे। तो ये नाइट्रोजन, अमोनिया हो, फोस्फीन हो, ये जो भी है ग्रुप 15 के हाइड्राइड है, ये बेसिक क्यों है, तो उसके लिए आप सबसे पहले
किसी भी एलिमेंट का, जैसे अमोनिया तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम का नाम लिख देते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप शो करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि इसके पास वो लोग कौन है, ये लोन पेयर, ऐसे बॉन्ड पेयर आप लिख देंगे। फिर स्ट्रक्चर आप ड्रा करा देंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद लोन पेयर दिखेगा स्ट्रक्चर के अंदर। फिर आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, ऑन द सेंट्रल 15 ग्रुप एलिमेंट या एटम, इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द आउटसाइड स्पीसी। ये जरूर लिखना है, वो कभी भी बेस नहीं होता जो कि अपने लोन पेयर को अंदर ही अंदर डोनेट कर दे। मतलब फॉर एग्जांपल, ये तो दूसरी बात है, यहाँ पे ये एच लगे हुए हैं। हम एक ऐसा एग्जांपल भी लेंगे, ऐसा कंपाउंड भी अभी हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर अंदर ही अंदर भी डोनेट कर पा रहा है, अंदर ही अंदर किसी दूसरे एटम को। अभी वो एग्जांपल हम लेंगे, लेकिन फिलहाल वो है नहीं। लेकिन अगर वो अंदर अंदर डोनेट कर पाए तो बेसिक नेचर नहीं है उसका, बेस वो होता है जो अपने लोन पेयर को बाहर किसी को डोनेट करे। तो द स्पीसी which can donate the lone pair electron to the any outside species called as the base according to the Lewis scientist। क्लियर हो गया ना इतना, आगे बात समझ में। तो ग्रुप 15 के हाइड्राइड का नेचर बोलो कैसा होता है, दे आर बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स के अंदर बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करें, ऑर्डर बताएं कौन ज्यादा बेसिक और कौन कम है। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ गए, साइज बढ़ गया। डेंसिटी का फार्मूला है मास बाय वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया था। देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, तो जिसकी वजह से मास के ऊपर फर्क पड़ना नहीं। लेकिन वॉल्यूम, वो एरिया जिसके ऊपर वो लोन पेयर फैले हुए हैं, ये देखो ये लोन पेयर दिखा मैंने ऐसे दिए, लेकिन ऐसे ये आपके डिस्पर्स है इस एरिया के ऊपर, ये डिस्पर्स है इस एरिया के ऊपर, जो बड़ा एरिया है वॉल्यूम ज्यादा है। तो मीन्स number of lone pairs same means mass of the lone pair means remains same, क्योंकि एक ही lone pair है। The area on which these lone pair get dispersed वो different है, वो साइज के ऊपर डिपेंड है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो कम एरिया के ऊपर वो डिस्पर्स है, तो मीन्स वॉल्यूम कम है जहां पे वो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम कम हो गया यहाँ पे। इस केस में अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो बोलो ये क्या होगी, ये मोर होगी। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। नीचे गए साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने की वजह से ये जो मास है ये तो लोन पेयर का है, ये तो देखो सेम रहेगा, ये जो यहाँ और ये जो यहाँ है ये मास तो बोलो क्या रहेगा, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब वॉल्यूम देखो, ये बड़ा वॉल्यूम है, ज्यादा एरिया है, तो मीन्स वॉल्यूम यहाँ पे मोर हो गया, और इसीलिए बोलो डेंसिटी क्या हो गई, लेस हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इसी टाइप से आप देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रही है। तो मींस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर 15 हाइड्राइड्स, आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, डायग्राम तो आपने देख लिया। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ओपन फॉर्म में लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे डाउन द ग्रुप लिख देंगे यहाँ पे, और फिर आप लिख देंगे कि जो ये बातें इधर लिखी हमने ये भी आप लिख देंगे। फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर 15 हाइड्राइड्स द नंबर ऑफ लोन पेयर रिमेन सेम बट वॉल्यूम इंक्रीजेस, द वॉल्यूम या द एरिया ओवर व्हिच दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्पर्स्ड इंक्रीजेस। पूरी लाइन लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख देंगे, सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, सो द बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेस। इसलिए बेसिसिटी क्या हो गई, वो डिक्रीज हो जाए। इसलिए अच्छा बेस कौन, जो आपका सबसे ऊपर है अमोनिया NH3, वो सबसे अच्छा बेस है। आप कभी भी ऐसा याद नहीं करेंगे यहाँ पे कि सर हमने तो ऐसा याद कर लिया कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज ही होती है, ऐसा हमेशा थोड़ी ना होता है। ये तो आपके वो आपका एग्जांपल है ग्रुप 15 का, जो हम लोन पेयर के बेसिस के ऊपर एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड के अंदर देखा था, आपने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड है, नीचे गए लिथियम का साइज छोटा है, आप नीचे गए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका साइज बड़ा है, यहाँ पे OH है। यहाँ पे हमारे एनियस साइंटिस्ट के बेसिस के ऊपर जवाब देते थे, यहाँ पे लिथियम का साइज छोटे होने की वजह से Li और जो OH है इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। नीचे गए साइज बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसके अंदर से OH नेगेटिव आयन इजीली निकल जाएंगे, ऊपर से OH नेगेटिव आयन इजीली नहीं निकलेंगे। तो कौन इजीली OH नेगेटिव आयन को लूज कर रहा है, डाउन द ग्रुप जाने से, क्योंकि यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ देखी जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है, और जो टेंडेंसी होती है इस बॉन्ड के डिसोसिएशन की वो इंक्रीज हो जाती है, और जो टेंडेंसी OH नेगेटिव आयन को लूज करने की वो बढ़ जाती है, तो इसलिए बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो आपने देखा था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं
वहां पे जब हम एक्सप्लेनेशन देते थे तो वहां पे बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, क्योंकि वहां पे हमें बॉन्ड लेंथ इज द फैक्टर जिसके बेसिस के ऊपर हमने इस बात को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वहां पे OH नेगेटिव आयन लूज करवाने थे, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करवाने हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, लोन पेयर तो सेम हो गए, अब ये देखना था किसके पास लोन पेयर ज्यादा है। एक चीज और हम आपको बता दें जो आपके काम आई होगी जब आप कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, वो क्या, मान लीजिए ये तो आपको समझ में आ गया ना बेटा, ग्रुप नंबर 15 का क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हम आपको ये कहें, देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर की स्ट्रक्चर बना दी, यहाँ पे वी शेप स्ट्रक्चर हो गई, ऑक्सीजन के पास आपने देखा कि यहाँ पे दो लोन पेयर है, देखो ऐसे ऐसे दो लोन पेयर है ना, फिर आपसे ये पूछा गया कि मान लीजिए कोई बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि हवा में इलेक्ट्रॉन ऐसे थ्रो कर दी, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन डोनेशन का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर सेंट्रल एटम वांट टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सम अदर स्पीसीज, किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे के साथ जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो जरूर होंगे, तभी तो ये जो ऑर्बिटल है जिसमें ये लोन पेयर है, किसी दूसरे एटम के पास एक ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है, तभी तो दो ऑर्बिटल के बीच में आपस में ओवरलैपिंग होनी है, एक डोनर हो जाएगा दूसरा एक्सेप्टर, लेकिन ओवरलैपिंग तो होगी ही ऑर्बिटल के बीच, जिसकी वजह से ये जो बनने वाला बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्लियर होगी इतनी बात। लेकिन क्वेश्चन ये आया जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा था, कोई भी एटम चाहे उसके पास एक लोन पेयर हो, उसके पास दो हो, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर के अंदर है, या और भी ज्यादा लोन पेयर हो, बनाएगा एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उस एटम के थ्रू एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, बिल्कुल ठीक है, वाटर के पास दो लोन पेयर है तो ये दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ये कॉमन फैक्ट था जो हमने वहां पे याद किया था, नहीं तो हम जो एक वर्ड यूज करते थे आपने वहां पे देखा होगा, हम जिन्हें कहते थे मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनो का मतलब एक, डेंटेट डेंटिसिटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की क्षमता, हम कहते थे मोनोडेंटेट लिगेंड है कि ये एक बॉन्ड बनाने वाला लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है ये, या डाइडेंटेट लिगेंड, अक्सर बाइडेंटेट ही बोलते थे, जो जिसके अंदर क्षमता है कि वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो ये नहीं कि ये मोनोडेंटेट लिगेंड ये बाई हो गया, दो लोन पेयर है तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा ना। वो जो हम कंपाउंड वहां पे पढ़ते थे, देखो वो कुछ इस टाइप का पढ़ते थे, मान लीजिए मैंने CH2 लिख दिया, इसके एंड के ऊपर भी NH2 लिख दिया, इसके दूसरे एंड के ऊपर भी मैंने मान लीजिए NH2 लिख दिया, दो कार्बन है तो इथ हो गया, तो इथाइलिन हो गया, एमिनो ग्रुप दो है तो डाइएमीन हो गया, इसका नाम होता था इथाइलिन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा होगा, आप छोटा ई और छोटा एन लिख देते थे। तो ये जो पर्टिकुलर स्पीसी है इसमें दो अलग अलग नाइट्रोजन है, एक यहाँ एक यहाँ है, यहाँ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, मेटल एटम एक ही था, इस मेटल एटम के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, मींस एक साइक्लिक सी स्ट्रक्चर बन गई, स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी वहां पे। कहने का अभिप्राय मेरा सिर्फ आपको बताने का ये था, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम एटम के ऊपर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो एक ही बनाता है। क्लियर हो गया। जैसे आपने पढ़ा था एम्बिडेंट लिगेंड भी पढ़े थे, जैसे Cn नेगेटिव था, या वो जो बॉन्ड बनेगा वो C के थ्रू बनता है तो साइनो ग्रुप हो गया, N के थ्रू बनता है आइसोसाइनाइड ग्रुप हो गया। ऐसा नहीं कि जो C के थ्रू भी इकट्ठा बॉन्ड बन गया, N के थ्रू भी बन गया इकट्ठा, ऐसा नहीं होता, बॉन्ड एक ही डायरेक्शन, जिसके पास दो दो कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है, जिसके पास दो दो कोऑर्डिनेटिंग साइट हो, जिसके पास दो दो पॉसिबिलिटी हो, दो दो तरीके हो बॉन्ड बनाने के, बनेगा एक ही साइड से, तो ऐसी चीज को कहते हैं आप एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे एम्फीबियंस होते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, वो लैंड के ऊपर भी रह सकता है, वाटर के ऊपर भी रह सकता है, वाटर के अंदर भी रह सकता है, तो एम्फीबियंस हो गए, तो एम्फीबर्ड आ गए, तो एम्बिडेंट लिगेंड्स आप इनको कह देते हैं। बनेगा एक ही बॉन्ड, रहेगा एक ही जगह, मेंढक ऐसा थोड़ी ना होता, फ्रॉग एक पैर अपना उसने पानी में रख लिया, दूसरा लैंड के ऊपर रख लिया, या तो लैंड के ऊपर ही रहेगा या पानी के अंदर ही रहेगा, दोनों जगह। तो लेकिन ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो गई, आपने कुछ कॉमन चीजें अपनी सीख ली होंगी, बेसिसिटी की बातें आपने सीख ली। अब हम अपना जो अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने, वो कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, जैसे मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने अमोनिया की बनाई थी, मैंने एक वर्ड यूज किया था आपके लिए, वो क्या था कि अच्छा बेस वो होता है जिसमें सेंट्रल एटम जिसके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर बाहर किसी को डोनेट करे तो वो अच्छा बेस होता है। अब अंदर कैसे डोनेट कर सकता है और फिर कैसे उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है, वो हम देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन के अंदर। देखो कैसे, मान लीजिए हमने क्या किया कि जो स्ट्रक्चर अभी अभी हमने बनाई थी अमोनिया की, उसी स्ट्रक्चर के अंदर देखो हम क्या करेंगे चीज, आप ध्यान से देखना।
मैं इस चीज को तो यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, नाइट्रोजन की कॉन्केशन। अब देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये लॉन्ग पेयर है, यहाँ पे हमने H लिख रखा था, यहाँ पे भी H लिख रखा था, मैंने फिर से नाइट्रोजन को लिया, नाइट्रोजन के ऊपर फिर से लॉन्ग पेयर लगा दिया, लेकिन हमने H को हटा के सब्स्टिट्यूशन कर दी, यहाँ पे मिथाइल ले लिया मैंने, बोलो कौन ले लिया, मिथाइल, ऐसे मिथाइल ले लिया। आपने पढ़ा था ना कि जो आपके जो अमोनिया होता है, अगर अमोनिया में हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया होता है उसे एमीन्स कहते हैं। एमीन नाम का चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये एमीन टर्शरी एमीन है ये आपका, क्योंकि अगर हम एक H को हटा के एक R ग्रुप लगाते प्राइमरी अमीन, दो H को हटा के दो R ग्रुप लगा देते सेकेंडरी अमीन, हमने तो तीनों H को हटा के तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो कौन बन गया बोलो, टर्शरी अमीन बन गया। बोलो कौन बन गया, टर्शरी अमीन। और जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप का नाम क्या है, आपने सीखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि जब हम CH4 लिख देते हैं तो मीथेन कहते हैं, अगर इसका एक H हटा दें तो आप इसे मिथाइल कहते हैं, अगर दो H हटा दें तो आप इसे मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ऐसा आपको बताया। तो ये मिथाइल ग्रुप है, तो तीन तीन मिथाइल आ गए, तो कहेंगे ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन आप इसको कह देंगे। क्या नाम है बोलो इसका, ट्राई मिथाइल एमीन इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। हो गया ना ये कंपाउंड। आपने देखा कि ग्रुप नंबर 15 के अंदर, ग्रुप नंबर 15 के अंदर आपके नाइट्रोजन आ गया, लेकिन अगर हम ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो 14 में आपको क्या दिखाई देगा, पीरियोडिक टेबल में कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, कार्बन के नीचे कौन होता है। तो अगर हम यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है वहां पे अगर हम सिलिकॉन ले लें और वही आपके मिथाइल की जगह SiH3 ले लें, तो आप इसे सिलाइल कह देंगे। बोलो क्या कह देंगे, सिलाइल। तो इसको कहेंगे ट्राई सिलाइलएमीन। बोलो नाम क्या बन गया, ट्राई सिलाइलएमीन। हो गया ना। जैसे CH4 को मीथेन बोलते हैं तो SiH4 को सिलेन बोलते हैं, SiH4 को बोलो क्या बोलेंगे, सिलेन, मिथेन सिलेन, ऐसे हो गया सिलेन। तो ये मिथाइल ग्रुप था, तो ये सिलाइल ग्रुप हो गया। तो नाम बोलो क्या बन गया ऊपर वाले का, ट्राई मिथाइल एमीन, इसका नाम ट्राई सिलाइल एमीन। आगे इतनी बात समझ में। तो ये जो ट्राई मिथाइल ट्राई सिलाइल एमीन बना दिया, अब हम इसमें से क्वेश्चन क्या देखना चाहते हैं, क्वेश्चन वही कि ये बेसिक है या नहीं। तो बेसिक तो दोनों है, क्यों है दोनों, क्योंकि दोनों के अंदर सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी कर सकते हैं, दोनों के दोनों बेसिक है। तो सिंपल रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम, both are basic in nature, both have the tendency to donate the electron pair to the outside species, so both are basic। ये एक दूसरी बात कि इनकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन करने की क्षमता किसकी कम है और किसकी ज्यादा, वो हम देखेंगे अब अपने इस अगले पार्ट के अंदर कि इन दोनों में से अब ज्यादा बेसिक कौन। तो ज्यादा बेसिक देखने के लिए हमने दोनों की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, और स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहां दिख रहा है। डिफरेंस अगर देखना हो तो किस तरीके से देखें, नाइट्रोजन दोनों में नाइट्रोजन आ गया, लोन पेयर दोनों में लोन पेयर आ गया, फर्क कहां दिखा, उसी फर्क के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। वो फर्क हो गया, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे सिलिकॉन है, तो कार्बन सिलिकॉन हो गया तो हमें दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी होगी। तो अब हम यहाँ से नाइट्रोजन को हटा देते हैं और उसके बाद हम कॉन्फिगरेशन लिखनी स्टार्ट कर देते हैं सिलिकॉन की। आपने सीखा था सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, अगर हमें कार्बन की कॉन्फिगरेशन लिख जाए और एकदम से सिलिकॉन की लिखनी हो तो पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जस्ट इसके नीचे है ना, नंबर ऑफ शेल ही तो बड़ी है। तो यहाँ पे 2s2 है, तो यहाँ पे बोलो क्या बन जाएगा, डैश 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 करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3s2 बोलो क्या, P2, ऐसा आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, पूरा लिखने की आवश्यकता होती नहीं क्योंकि बेसिक फैक्ट है ये। तो 3s2 आपने लिख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे Db आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है। आपको पता है ना कि सिलिकॉन इज ए थर्ड पीरियड एलिमेंट, क्योंकि थर्ड शेल यूज हो गई। देखो कैसे कहें कि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, कैसे कहें कि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसकी मैक्सिमम शेल का नंबर देखना होता है। यहाँ पे मैक्सिमम शेल का नंबर इसमें 2 दिख रहा है, तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसमें मैक्सिमम शेल का नंबर हमने 3 दिख गया, तो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के पीरियड का पता लगा लेते हैं। तो ये तो हो गई पीरियड की बात, और पता चल गया इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो उससे क्या हुआ, उससे ऐसा हुआ, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं। देखो 4 बॉन्ड तो इसने भी बना लिए, जैसे हम अगर एक्साइटेड स्टेट इसकी लिख दें इस टाइप से, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे हमने जंप करवा दिया, लेकिन इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो हम शो कर दिया, देखो एक ऐसे ऑर्बिटल को हमने बना के शो करके दिखा दिया। अब इससे होगा क्या, होगा कुछ ऐसे कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन और इसके बीच ये p ऑर्बिटल है, बोलो कौन सा ऑर्बिटल है, दैट इज द p ऑर्बिटल, और ये जो ऑर्बिटल है
जो वैकेंट है ये यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है। बोलो क्या है वैकेंट? डी ऑर्बिटल है यहाँ पे। देखो जो पाई बॉन्डिंग होती है वो कई तरह के पाई बॉन्ड हो सकते हैं। पाई बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी पी हो ये भी पी हो, तो उसको कहते हैं पी और पी के बीच बन गया पाई बॉन्ड, पी और पी के बीच साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, तो उसे पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं हम। लेकिन यहाँ पे आपका एक पी ऑर्बिटल है, दूसरा डी है, अब भी साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग होने के एक्सटेंट कम है ज्यादा वो एक अलग बात, लेकिन हो गई ओवरलैपिंग, चाहे टू ए स्मॉलर एक्सटेंट हुई हो। यहाँ पे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो यहाँ पे तो आपकी पाई बॉन्डिंग होगी ही नहीं। तो किसके अंदर पाई बॉन्डिंग होने के चांस ज्यादा है? वो आपका ये आपके ट्राइसिलाइल एमीन, जिसके अंदर आपके जो लॉन पेयर है, जिसके अंदर पी ऑर्बिटल के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर थे वो, प्लस जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है जो सिलिकॉन के पास है, इनके बीच में क्या हो गई? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो गई। तो इट मींस लॉन पेयर आपके फ्री नहीं बचे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की वजह से, इसलिए इसकी बाहर डोनेशन करने की क्षमता आपकी डिक्रीज हो गई, कम हो गई, और ये अपने लॉन पेयर को इजीली बाहर डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होगी नहीं, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं। तो अब क्या लिखते हैं आंसर? डायग्राम ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे ज्यादा एरो दिखा देते हैं बाहर डोनेशन करते हुए, यहाँ पे एक ही एरो दिखाते हैं, भाई बहुत कम चांस है, बेसिक नेचर बहुत कम है, लेस बेसिक है ये। तो ट्राइसिलाइल इज लेस बेसिक व्हाइल ट्राइमिथाइल इज मोर बेसिक। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो आप क्या लिखेंगे? कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, कार्बन की लिखेंगे, सिलिकॉन की लिखेंगे, नाइट्रोजन की भी लिखेंगे। नाइट्रोजन की इसलिए ताकि शो कर पाए दोनों में लॉन पेयर, क्योंकि बेसिक नेचर एक्सप्लेन करना है। कार्बन सिलिकॉन की इसलिए ताकि शो कर पाए कि किसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता और किसमें होता है, वो बातें भी लिख दी। फिर डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बनाने के बाद अब आगे क्या लिखेंगे? अब आप आगे लिखेंगे कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन कार्बन इन ट्राइमिथाइलेमीन नो p pi d pi bonding will occur, so lone pair electrons are freely available for donation to the outside species। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे? देखो बेस के बीच में लाइन लगा देते हैं, एक साइड में ये डायग्राम बना देते हैं, दूसरी साइड में ये बना देते हैं। इस डायग्राम के नीचे इसकी बातें लिख देते हैं जो मैंने अभी आपको बताई, इसके नीचे अब दूसरी बातें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन इन ट्राइसिलाइलामीन the p pi d pi bonding will occur, so lone pair electrons of nitrogen are no longer be freely available for donation to the outside species, so it is less basic, it is less basic। conclusion में फिर नीचे लाइन लिख देते हैं, hence we can say that the trisilalamine is less basic than the trimethylamine। आगे बेटा बात समझ में? तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन इनकी बेसिसिटी के बारे में। अब कोई डाउट यहां तक तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? पूछना है कुछ? अब आपकी अगली क्लास का टाइम हो गया, ठीक 1:58 हुए हैं। आपकी इंग्लिश की क्लास है ना, अभी आपने बताया था, तो आपको ठीक 2 मिनट पहले छोड़ दिया है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और बातें डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल। हाँ कल, हाँ नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे जब आपकी क्लास होगी, ठीक है बेटा? अब कोई डाउट यहाँ तक तो आप पूछें, नहीं तो आप जा सकते।